दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, क्या इस देश में तमाम संवैधानिक संस्थान अगर सही तरीके से काम कर रहे होते, उन तमाम संवैधानिक संस्थानों को संभालने वाले नौकरशाह अगर सत्ता के दबाव में ना आते, तो क्या 2019 का चुनाव नरेंद्र मोदी हार जाते? यह किसी अबूझ पहेली की तरह आपको लग सकता है, लेकिन जरा कल्पना कीजिए, संविधान की व्याख्या करने वाले और इस देश के तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो भी शिकायत संवैधानिक तौर पर लेकर जिस दरवाजे को खटखटाते हैं, उस दरवाजे का नाम सुप्रीम कोर्ट है। लेकिन अगर आपसे यह कहा जाए कि उसी सुप्रीम कोर्ट की जासूसी सत्ता कर रही है इलेक्शन से ठीक पहले, 2019 के इलेक्शन से ठीक पहले, अगर कोई आपसे यह कहे कि 2019 के चुनाव के वक्त जब जन प्रतिनिधित्व कानून के तहत किसी भी पॉलिटिकल पार्टी जो सत्ता में भी रहे वह भी उस कानून के दायरे में आती है, और अगर वह उसका उल्लंघन करती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार इलेक्शन कमीशन को होता है, लेकिन इलेक्शन कमीशन की भी अगर जासूसी हो रही हो, जो विपक्ष का नेता इस देश में प्रधानमंत्री पद के लिए टकरा रहा हो नरेंद्र मोदी से, अगर उसकी भी जासूसी हो रही हो, अगर इस देश के भीतर में जो चुनावी स्ट्रेटजी बनाने वाला शख्स हो उसकी भी जासूसी हो रही हो, और सब कुछ 2019 के चुनाव के मद्देनजर, तो क्या यह कहा जा सकता है जिसने भी इस रणनीति को बनाया उसने यह सोचकर बनाया कि दरअसल दूसरी तरफ जो भी सोचा जाए, जो भी परखा जाए, पहले सारी जानकारी सत्ता के पास आ जाए और सत्ता उसी हिसाब से कार्रवाई उनके खिलाफ शुरू कर दे। और इस शुरुआत के साथ 2019 की बिसात धीरे धीरे नरेंद्र मोदी के लिए आसान होती चली जाए। आश्चर्यजनक है, लेकिन किंतु यह सच है, क्योंकि जो जासूसी कांड की परतें खुल रही है उसमें उस वक्त के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की भी जासूसी हो रही थी। चुनाव आयोग में बैठा हुआ वो शख्स जो प्रधानमंत्री मोदी जो जन प्रतिनिधित्व कानून का उल्लंघन करते हुए नजर आ रहे थे और उनके खिलाफ 4 शिकायतें दर्ज हुई थी, उस शख्स यानी अशोक लवासा की भी जासूसी हो रही थी। विपक्ष के नेता के तौर पर राहुल गांधी उस दौर में कौन सी रणनीति चल रहे थे, कौन सी सियासत साध रहे थे, किस विपक्षी दलों के साथ खड़े होना चाहते थे, उसकी भी जासूसी की जा रही थी। और प्रशांत किशोर जो स्ट्रेटेजिस्ट हैं चुनाव को लेकर, 2014 में नरेंद्र मोदी के साथ थे, लेकिन 2019 में नरेंद्र मोदी के खिलाफ थे, जासूसी उनकी भी हो रही है। तो बात आज कहां से शुरू की जाए? पता नहीं, बात शुरू करते ही हमें वाटरगेट कांड याद आ जाता है। निक्सन की कुर्सी उसी में गई थी 1972, याद कीजिए। उस वक्त निक्सन ने अपने खिलाफ खड़े डेमोक्रेटिक कैंडिडेट की जासूसी करवाई थी, और इस वक्त भी बहुत कुछ वैसा ही है, क्योंकि जासूसी राहुल गांधी की हो रही थी, जासूसी चीफ जस्टिस की हो रही है, जासूसी इस देश में इलेक्शन कमीशन की हो रही है। अशोक लवासा 3 मुख्य चुनाव आयुक्त के अलावे 2 जो चुनाव आयुक्त होते हैं, यानी सुनील अरोड़ा के अलावे सुशील चंद्रा और अशोक लवासा, कुल मिला के 5 शिकायतें उस वक्त अशोक लवासा के पास आई थी, जिसमें एक शिकायत उस वक्त बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को लेकर थी, जिन्होंने जन प्रतिनिधित्व कानून का उल्लंघन किया। उसके अलावे 4 शिकायतें सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी थी, जिसमें एक शिकायत बहुत साफ तौर पर थी कि पुलवामा के आतंकवादी हमले में जो 44 जवान शहीद हो गए, उसमें प्रधानमंत्री ने युवा वोटरों से यह ऐलान किया था कि वह अपना वोट उन शहीदों के नाम दे, जिसे उल्लंघन माना गया। इसके अलावे दूसरी शिकायत राहुल गांधी जो वायनाड से लड़ने गए थे चुनाव, उसमें प्रधानमंत्री के कमेंट थे कि यह बहुसंख्यक देश के भीतर में जहां पर अल्पसंख्यक हैं वहां चुनाव लड़ने गए हैं, इसे भी उल्लंघन माना गया। लेकिन इसके अलावे दूसरे चुनाव आयुक्तों ने इस कोई बात को दरकिनार कर दिया गया, और यहीं से अशोक लवासा की मुश्किलें शुरू हो गई। उनके फोन टैप होने लगे। सवाल सिर्फ उनके फोन टैप का नहीं है, उनकी परेशानी की स्थिति इससे भी समझी जा सकती है कि चुनाव के तुरंत बाद सितंबर के महीने में उनकी पत्नी को आईटी का नोटिस भी आया था।
सितंबर के महीने में। नवंबर के महीने में उनके बेटे जिस कंपनी के डायरेक्टर थे उनको ईडी का नोटिस मिला था फॉरेन एक्सचेंज लॉ के तहत। दिसंबर के महीने में उनकी बहन को आईटी का नोटिस मिला था स्टैंप ड्यूटी के मद्देनजर। और उसके बाद चुनाव आयोग छोड़कर अशोक लवासा एशियन डेवलपमेंट बैंक चले गए, जहां वो अभी काम कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन पर भी सरकार की नकेल। यह सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हमें तुरंत याद यह भी आता है कि इंदिरा गांधी के खिलाफ जो 1971 में रायबरेली का चुनाव हुआ था, उसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ फैसला दिया था। उस फैसले में उन पर जो 2 आरोप लगे थे, इन आरोपों के तुलना में कितने कम संगीन थे या ज्यादा संगीन थे, यह फैसला आप कीजिए। लेकिन उन दौर के इलाहाबाद हाईकोर्ट की कॉपी हमारे पास है, जिसमें उसमें लिखा गया था, श्रीमती गांधी को जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 123/7 के अधीन निम्न 2 मुद्दों पर भ्रष्ट साधन अपनाने का दोषी करार दिया गया है। पहला 1 फरवरी तथा 25 फरवरी 1971 को श्रीमती गांधी द्वारा रायबरेली में संबोधित सभाओं के लिए मंच बनाने और लाउड स्पीकरों को बिजली देने के लिए सरकारी अधिकारियों का सहयोग प्राप्त करना है। और दूसरा आरोप 7 फरवरी 1971 से 24 फरवरी 1971 के बीच की अवधि में श्री गांधी के चुनाव प्रचार को आगे बढ़ाने के लिए श्री यशपाल कपूर का सहयोग उपलब्ध किया जाना, जबकि इस अवधि में श्री यशपाल कपूर भारत सरकार की सेवा में एक पंजीकृत अधिकारी थे और प्रधानमंत्री कार्यालय में विशेष अधिकारी के पद पर थे। अब आप कल्पना करने की शुरुआत कीजिए, उस वक्त जो आरोप लगे थे और आज 2019 के वक्त जिन चीजों को परखा जा रहा है, उसमें इन आरोपों को लेकर कोई दरवाजा कहां खटखटाता, जब इलेक्शन कमीशन तक के हाथ बंधे हुए नजर आते हैं क्योंकि उन पर जासूसी हो रही थी। और इसी प्रक्रिया में नाम आपके सामने उस वक्त चीफ जस्टिस रहे रंजन गोगोई का लेना पड़ेगा। उनके भी फोन टैप किए गए और जो पूरा सेक्सुअल हरासमेंट का मामला है, दरअसल उस पूरे मामले के इर्द गिर्द का ताना बाना इसी जासूसी फोन टैप से ही जुड़ा हुआ है। क्योंकि ना सिर्फ उनके 2 स्टाफर जो कि कोर्ट के स्टाफर थे, उनके 3 फोन, बल्कि उसके अलावे उस महिला के पति से जुड़े हुए 4-5 टेलीफोन और उनके परिवार के सदस्यों के भी फोन टैप किए जा रहे थे। सवाल था, उस पूरे पीरियड के काल में रंजन गोगोई सरकार के साथ ही आपको खड़े नजर आएंगे, चाहे वो फैसला सीधे तौर पर समझिए, एक के बाद एक फैसले जो आए थे, उस फैसले की कड़ी में आपके सामने राफेल का किस्सा आएगा, आपके सामने अयोध्या का मसला आएगा, आपके सामने ट्रिपल तलाक का मसला आएगा, आर्टिकल 370 का मसला आएगा, एनआरसी जो असम में लागू किया गया, वो सारे मुद्दों पर और कोई फैसला नहीं दे रहा था, रंजन गोगोई दे रहे थे, जो उस समय चीफ जस्टिस थे। ये रंजन गोगोई जब जज हुआ करते थे तो याद कीजिए, जनवरी 2018, उस वक्त इन्होंने कहा था डेमोक्रेसी इन डेंजर। उस वक्त चीफ जस्टिस मिश्रा हुआ करते थे, दीपक मिश्रा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। उस वक्त इन्होंने यह सवाल खड़ा किया था, तभी वो निशाने पर थे। और निशाने पर लाने के लिए उसके बाद जो पूरा जासूसी के वक्त का जो फोन कॉल की रिकॉर्डिंग जो निकल कर आई है, वो बहुत साफ तौर पर बताती है कि उसको किस तरीके से उनको अपने अनुकूल किया गया। क्या ये सारे सवाल हैं। इन सवालों के अक्स में सवाल है कि उस दौर में जिस पीरियड में जांच हो रही थी और जो जासूसी हो रही थी, इन दोनों को आपको मिलाकर देखना होगा। राहुल गांधी से जुड़े हुए 9 टेलीफोन नंबर जुड़ते हैं और उसमें खास तौर पर उनके जो ऑफिस का व्यक्ति है अलंकार सवई, उसके भी फोन टैप हो रहे हैं। सचिन राव जो CWC मेंबर है और उनके करीब और उनके कागजात दिखता है जो सबसे करीबी है, इनके भी फोन टैप हो रहे हैं। यानी ये एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें उसके आगे का नाम आपके सामने निकल कर आएगा, प्रशांत किशोर का, जो स्ट्रेटेजिस्ट है। और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी, उनके भी फोन टैप हो रहे हैं। इन सारे सवालों के अक्स में हमें लगता है एक बात और समझने की जरूरत है कि जो फोन टैपिंग की जो पूरी परिस्थिति है, वो लगभग दिसंबर तक 2019 तक चलती जरूर है, लेकिन सही मायने में यह लोकसभा चुनाव से ठीक पहले तक रहती है। लोकसभा चुनाव 2019 और शुरुआत इसकी होती है यूपी इलेक्शन के तुरंत बाद, जो 2017 में हुआ था।
इस पूरे काल के भीतर जिन भी लोगों के फोन टैप हो रहे थे, जो भी निगरानी में थे, जिन पर सरकार नजर रख रही थी, सवाल था इस दौर में वह कौन से मुद्दे थे जिनको लेकर जांच हो रही थी। उसमें ध्यान दीजिए, इस वक्त जो देश के गृह मंत्री हैं, उस वक्त बीजेपी के अध्यक्ष थे, उनके बेटे जय शाह की संपत्ति कैसे बढ़ी, इसकी रिपोर्ट फाइल करने वाले पत्रकार के भी फोन टैप होते हैं। इस देश के भीतर में जो बिजनेस करने वाले और गवर्नमेंट के साथ मिले होने वाले लोग हैं, उसमें निखिल मर्चेंट का भी नाम आया, उसमें बिजनेसमैन अजय पिरामल का नाम आया, जो कि पीयूष गोयल जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं उनसे जुड़े हुए थे। इस रिपोर्ट को फाइल करने वाले जर्नलिस्ट के भी फोन टैप हो रहे थे। राफेल डील जो कवर कर रहे थे और जो मुख्य तौर पर अखबार में लिख रहे थे, उस वक्त में उनके भी फोन टैप हो रहे थे। इतना ही नहीं, जो सीबीआई की कंट्रोवर्सी हुई थी आलोक वर्मा और राकेश अस्थाना के बीच, और याद कीजिए उस समय आधी रात में जो पूरा ऑपरेशन किया गया था सीबीआई हेडक्वार्टर में, उस पूरे ऑपरेशन की रिपोर्ट करने वाले जर्नलिस्ट के भी फोन टैप हो रहे थे। सुप्रीम कोर्ट के भीतर जब सवाल आया तो सुप्रीम कोर्ट का मसला सिर्फ एक जज और उस वक्त के चीफ जस्टिस से, और चीफ जस्टिस का ही जब आपने फोन टैप करना शुरू कर दिया तो मतलब बहुत साफ है कि सुप्रीम कोर्ट उसके दायरे में है। और उस दौर में जो भी कवर करने वाले जर्नलिस्ट थे सुप्रीम कोर्ट को, उनके दिमाग में जो कॉलेजियम मीटिंग का सवाल उठाते थे, जो डिसिप्लिनरी केसेस को उठा रहे थे, जो जजों को जो हटाए जाने और नियुक्ति को लेकर सवाल उठा रहे थे, उनकी भी फोन को टैप किया जा रहा था। जस्टिस लोया की हत्या और उससे जुड़े या मौत, इन दोनों के बीच जो पत्रकार सवाल उठा रहे थे, उनके फोन भी टैप किए जा रहे थे। यानी इस दौर में सरकार के लिए जो सेंसिटिव स्थिति गवर्नमेंट के अपने आप को लेकर रही, उन तमाम को उस दायरे में लेकर आया गया। और 2019 के चुनाव तक आते आते वो सारे फोन टैप और उसकी पूरी रिपोर्ट सरकार, हालांकि सरकार इससे इनकार कर रही है। इनकार करने के भी दो चेहरों को आपको देखना होगा। एक, आईटी मिनिस्टर ने जिन बात का जिक्र पार्लियामेंट के भीतर किया, उन्होंने कहा हमने ऐसा नहीं किया है और हमने उस कंपनी को भी भेज दी जानकारी, और यहां पर भी हम जानकारी भेज रहे हैं कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया है। लेकिन एक शब्द आगे वो और कहते हैं, पार्लियामेंट के भीतर ही आईटी मिनिस्टर। इस आईटी मिनिस्टर का कहना है कि नेशनल सिक्योरिटी के तहत यह जांच की जा सकती है, और जैसे ही आप जिस कंपनी ने, जो पेगासस कंपनी है जिसने बनाया और इसको जो मान्यता मिली है, इजराइल की जो फर्म है एनएसओ ग्रुप, उसके जब डॉक्यूमेंट्स देखिएगा तो उसके डॉक्यूमेंट्स बहुत साफ कहते हैं कि हम तो कई देशों की सरकारों को ही ये इक्विपमेंट देते और बेचते हैं, बाकी किसी को नहीं देते हैं। यानी सरकार के जरिए ही ये हो सकता है किसी भी देश में। और जो पार्लियामेंट के भीतर आईटी मिनिस्टर कह रहे थे, उसके चंद घंटों के बाद रविशंकर प्रसाद, जो मंत्री नहीं है लेकिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंच गए और उन्होंने खुले तौर पर जानकारी दी कि दुनिया के 40 देश इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं, इसमें क्या बुरी बात है। सवाल यह है कि खुद इजराइल की कंपनी कहती है ये हम देते हैं इक्विपमेंट टेररिज्म के मद्देनजर, नेशनल सिक्योरिटी के मद्देनजर। अब सवाल यह है कि जस्टिस गगोई क्या नेशनल सिक्योरिटी के दायरे में आते हैं या वो टेररिज्म के दायरे में आते हैं? राहुल गांधी क्या उसी दायरे में आते हैं? अशोक लवासा क्या उसी दायरे में आते हैं? प्रशांत किशोर क्या उसी दायरे में आते हैं? अभिषेक बनर्जी क्या उसी दायरे में आते हैं? और इतना ही नहीं, इस दौर में सरकार को जिसको मंत्री बनाना है, जो आईटी मिनिस्टर्स अभी मौजूद हैं, उनको भी आईटी मिनिस्टर बनाने से पहले उनके भी फोन कॉल रिकॉर्ड किए गए। बड़ी शानदार स्थिति है ये, जिस लिहाज से उसमें उनका नाम अश्वनी वैष्णव है, उनके भी किए गए। प्रहलाद सिंह पटेल एक वक्त उमा भारती के साथ थे, मंत्री बनाने से पहले उनके भी फोन कॉल रिकॉर्ड हो रहे थे। अश्वनी वैष्णव अटल बिहारी वाजपेयी के साथ उस दौर में थे तो उनके भी फोन टैप हो रहे थे। विचार कहीं सत्ता के अनुकूल तो है ना। यानी ध्यान दीजिए, तो सत्ता के अनुकूल स्थिति को बनाए रखने के लिए इस देश के भीतर में जो डेमोक्रेसी के तार हैं उसको तार तार कर दिया गया। क्योंकि जिनके खिलाफ या जिनको लेकर जासूसी हुई है, उसमें जो रक्षा मंत्रालय कवर करता है, यानी डिफेंस डील को लेकर नजर रखता है, उसकी भी टेलीफोन की टैपिंग हो गई। जो इलेक्शन कमीशन करता है उसकी भी टेलीफोन टैपिंग हो गई। जो कश्मीर पर लिखता है, कश्मीरी है, उसकी भी फोन की टैप कर लिया गया। जो डिफेंस और इंडियन मिलिट्री सिस्टम पे लिखता है उसकी भी
टैप कर लिया गया। इन्वेस्टिगेशन और सिक्योरिटी अफेयर्स पर लिखने वाले पत्रकार का फोन भी टैप हो गया। पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी मैटर्स पर लिखने वाले जो कॉलमनिस्ट हैं बड़े, उनका भी फोन टैप हो गया। जो नेशनल सिक्योरिटी पर लिखते हैं उनका भी फोन टैप हो गया। जो कई मैगजीन है, एपीडब्ल्यू है, हिंदू अखबार है, इन कई मीडिया हाउसेज हैं, इनका भी फोन टैप हो रहा था। और कांग्रेस के भीतर क्या चल रहा है उनसे निकट के जो जर्नलिस्ट थे उनका फोन भी टैप हो गया। इतना ही नहीं, झारखंड में जो आदिवासियों के जो किलिंग्स है, इनोसेंट किलिंग्स है, उसको कवर करने वाले पत्रकार का भी फोन टैप हो रहा है। और नॉर्थ ईस्ट में जो पत्रकार नॉर्थ ईस्ट के प्रॉब्लम्स को लेकर आ रहा है, लिख रहा है, उसका फोन भी टैप हो रहा है। यानी दायरा देखिए धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। 2017 जून के महीने से लेकर जुलाई 2019 तक की परिस्थिति में, इस 2 साल के भीतर में 2019 के चुनाव के लिए जो बिसात बिछ रही थी, उस बिसात का मतलब एक ही था, इस देश के भीतर में सरकार की नीतियों को लेकर कोई सवाल ना हो। इस देश में सरकार की नीतियों को लेकर कोई उसका विपक्ष यानी विरोधी तौर पर कोई ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट फाइल ना कर दे, उसको भी रुकवाना है। यानी मीडिया हाउस के भीतर कोई रिपोर्ट फाइल ना हो, विपक्ष कोई आवाज ना उठा सके, और जो कॉन्स्टिट्यूशन इंस्टीट्यूशंस हैं वो हमारे अनुसार काम करें, और सुप्रीम कोर्ट के फैसले भी क्या हमारे अनुकूल हो जाएं। इसीलिए सारी चीजें इस रूप में की जा रही थी जहां सत्ता चाहती थी कोई भी विरोध ना करे। यानी जनवरी 2018 में जिस जस्टिस को लग रहा था डेमोक्रेसी इन डेंजर, वही शख्स आज पार्लियामेंट में बैठकर कहता है इस देश के भीतर में जो राजद्रोह 124A है उसको हटाने की जरूरत नहीं है। और अपने चीफ जस्टिस काल में अगर वो एक के बाद एक जो भी फैसले देते हैं वो सिर्फ सत्ता अनुकूल है, क्योंकि उस फेरिस्त को जब हम आपको बताना चाह रहे थे उसमें सबरीमला का भी मसला आता है, उसमें ट्रिपल तलाक भी आता है। यानी ध्यान दीजिए, राफेल भी है, एनआरसी भी है, अयोध्या भी है, 370 भी है, सारे फैसले सत्ता अनुकूल हो रहे हैं। कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं। अब सवाल यहां पे है कि अगर कोई कंपनी देश की सरकारों को ही यह इक्विपमेंट बेचती है और उसकी कीमत तकरीबन 50 से 60 करोड़ है, जो कि सिर्फ 50 लोगों के आप उस फोन को टैप कर सकते हैं, उसको सारी निगरानी कर सकते हैं, और 300 भारतीयों का किया गया है। 300 भारतीयों का मतलब हो गया लगभग 300 करोड़, 300 साढ़े 300 करोड़। सरकार ने इतना खर्च किया, वो इक्विपमेंट्स लिए, सरकार कह रही है हमने नहीं किया, लेकिन सरकार यह भी जानकारी दे रही है दुनिया के 40 देश ऐसा करते हैं। लेकिन सवाल है, वो कंपनी कहती है हम तो इसलिए देते हैं कि कहीं नेशनल सिक्योरिटी का खतरा ना हो, कहीं टेररिज्म का मसला, इसलिए उनको ये स्थिति दी जाती है। लेकिन गवर्नमेंट ने धीरे धीरे सारी चीज़ों को मिला दिया। इसका बेहतरीन प्रमाण ये है कि जो बालाकोट में हुआ और उसके बाद जिस तरीके से जो भाषण प्रधानमंत्री का है, जिसको आपत्तिजनक अशोक लवासा ने माना, ये कहते हुए पुलवामा अटैक को लेकर, पुलवामा के अटैक को लेकर जब युवा वोटरों से शहीदों के नाम वोट देने को कहा गया, इसको जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत उल्लंघन माना गया। अब आप जरा कल्पना शुरू कीजिए कि जो चीजें हो रही है उसका विरोध कौन करेगा, और अगर सरकार गलत जिन चीजों को कर रही है उसको लेकर कोई सवाल उठाएगा कौन। और अगर कोई सवाल उठाने की स्थिति में नहीं आएगा तो इसका मतलब यह है कि उन परिस्थितियों पर नकेल कस दीजिए जैसे मीडिया के जो सोर्स होते हैं। मीडिया तमाम रिपोर्ट अपने सोर्स के आश्रय करता है, और वो सोर्स गवर्नमेंट के भीतर बैठे हुए ब्यूरोक्रेट्स भी होते हैं, मिनिस्टर्स भी होते हैं। लेकिन वह सोर्स कौन है इसको पकड़ने के लिए अगर पत्रकारों के फोन टैप होने लगे तो उस सोर्स की गर्दन दबाने की जरूरत है, पत्रकार की गर्दन दबाने की जरूरत नहीं है। ठीक उसी तरीके से जैसे इस देश के भीतर में तमाम कॉरपोरेट्स जो विज्ञापन देते हैं मीडिया हाउस को, उनकी गर्दन दबाई गई कि अगर यह मीडिया हाउस को आप विज्ञापन देंगे तब देंगे जब यह हमारे अनुकूल खबर करेगा। अब सवाल है, मीडिया हाउस एक बिजनेस मॉडल के तहत चल रहा है, उसे विज्ञापन चाहिए, उसको पैसा चाहिए, तभी वो संस्थान चला पाएगा। और यहां कॉरपोरेट की गर्दन पकड़ी हुई है कि आप तभी दोगे जब वो सत्तानुकूल हो जाए। तो मीडिया हाउस को विज्ञापन कॉरपोरेट तब देगा जब मीडिया सत्तानुकूल बातों का जिक्र करे। ठीक इसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट के फैसले वैसे आएंगे, इलेक्शन कमीशन उसी अनुसार तारीख भी तय करेगा और आंखें भी बंद करेगा अगर जनप्रतिनिधित्व कानून का उल्लंघन हो रहा है। यानी सारे इंस्टीट्यूशंस एक एक करके आपको ढहते हुए अगर नजर अभी तक आ रहे थे तो उसके पीछे की सोच क्या थी, हमें लगता है यह
यह समझने की अब जरूरत आ गई है, क्योंकि सवाल है कि नॉलेज भी अगर इस देश में सर्विलेंस में आ गया, वायलेशन ऑफ प्राइवेसी खुले तौर पर होने लगे, सच सामने ना आए, उसको दबाने की ताकत जासूसी के तौर पर और अलग अलग माध्यमों से की जाने लगे, तब ऐसे में आखिरी सवाल यही है कि दरअसल यह सब कुछ लोकतंत्र के दायरे में हो रहा है या लोकतंत्र खत्म करके हो रहा है। क्योंकि पेगासस जो बनाया गया है उसके पीछे ग्रीक माइथोलॉजी है। पेगासस शब्द जो है इसका मतलब है पंखों वाले दैवीय घोड़े का नाम है, और यह दरअसल पोसिडॉन नामक एक देवता की संतान के तौर पर इसको देखा जाता है। और इसका पहला प्रयोग, इस इक्विपमेंट का पहला प्रयोग अगस्त 2016 में हुआ था, वह भी एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट के खिलाफ। उसके बाद इजराइल की एनएसओ कंपनी ने कहा था कि नहीं, हम इस रूप में नहीं किसी को देंगे, हम तो देंगे टेररिज्म और सिक्योरिटी के मद्देनजर। लेकिन झटके में मैक्सिको में 2017 में इसका उपयोग किया गया मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को लेकर, पत्रकारों को लेकर, जो भ्रष्टाचार का विरोध करने वाले कार्यकर्ता थे उनको लेकर। और इसी के बड़े चेहरे को अगर देखिए तो भारत में देखिए, लगभग 8 देशों में ये सारी चीजें हुई हैं। 50,000 लोगों के फोन टैप किए गए हैं। सवाल यह है कि दुनिया के सबसे बड़े डेमोक्रेटिक स्टेट के भीतर अनडेमोक्रेटिक तरीके से उस डेमोक्रेसी को तार तार किया गया जो डेमोक्रेसी इस देश में सरकार बनाती है, यानी जनता के लिए और जनता द्वारा बनाई गई सरकार की प्रक्रिया में ही सेंध लगा दी गई। तो क्या वाकई अगर इस देश के संवैधानिक संस्थान सही तरीके से काम कर रहे होते और संवैधानिक संस्थानों को संभाले हुए नौकरशाह सत्ता के दबाव में ना होते, और अगर इस देश के भीतर में पत्रकार, वकील और बड़ी तादाद इस देश के कॉरपोरेट सेक्टर, उन कॉरपोरेट सेक्टर्स की जो सरकार के करीब नहीं है, उनकी भी फहरिस्त है बड़ी लंबी चौड़ी, जिनकी जासूसी हो रही थी फोन टैप के जरिए। किसने किया है ये सब कुछ? और सब कुछ सत्ता में रहने के लिए किया है, चुनाव जीतने के लिए किया है, सत्ता के ऊपर कोई उंगली ना उठाए इसलिए किया है। ये सारी परिस्थितियां आपके सामने हैं, क्योंकि अब रिपोर्ट की परतें सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है। दुनिया के 6 बड़े अखबार, जिसमें वॉशिंगटन पोस्ट भी है, लंदन टाइम्स भी है, द गार्जियन भी है, सभी ने इन खबरों को छापा है। और दुनिया भर में दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश को लेकर सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो सरकार है वो क्या डेमोक्रेटिक तरीके से है या नहीं है। सोचिए जरूर। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, क्या इस देश में तमाम संवैधानिक संस्थान अगर सही तरीके से काम कर रहे होते, उन तमाम संवैधानिक संस्थानों को संभालने वाले नौकरशाह अगर सत्ता के दबाव में ना आते, तो क्या 2019 का चुनाव नरेंद्र मोदी हार जाते? यह किसी अबूझ पहेली की तरह आपको लग सकता है, लेकिन जरा कल्पना कीजिए, संविधान की व्याख्या करने वाले और इस देश के तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो भी शिकायत संवैधानिक तौर पर लेकर जिस दरवाजे को खटखटाते हैं, उस दरवाजे का नाम सुप्रीम कोर्ट है। लेकिन अगर आपसे यह कहा जाए कि उसी सुप्रीम कोर्ट की जासूसी सत्ता कर रही है इलेक्शन से ठीक पहले, 2019 के इलेक्शन से ठीक पहले, अगर कोई आपसे यह कहे कि 2019 के चुनाव के वक्त जब जन प्रतिनिधित्व कानून के तहत किसी भी पॉलिटिकल पार्टी जो सत्ता में भी रहे वह भी उस कानून के दायरे में आती है, और अगर वह उसका उल्लंघन करती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार इलेक्शन कमीशन को होता है, लेकिन इलेक्शन कमीशन की भी अगर जासूसी हो रही हो, जो विपक्ष का नेता इस देश में प्रधानमंत्री पद के लिए टकरा रहा हो नरेंद्र मोदी से, अगर उसकी भी जासूसी हो रही हो, अगर इस देश के भीतर में जो चुनावी स्ट्रेटजी बनाने वाला शख्स हो उसकी भी जासूसी हो रही हो, और सब कुछ 2019 के चुनाव के मद्देनजर, तो क्या यह कहा जा सकता है जिसने भी इस रणनीति को बनाया उसने यह सोचकर बनाया कि दरअसल दूसरी तरफ जो भी सोचा जाए, जो भी परखा जाए, पहले सारी जानकारी सत्ता के पास आ जाए और सत्ता उसी हिसाब से कार्रवाई उनके खिलाफ शुरू कर दे। और इस शुरुआत के साथ 2019 की बिसात धीरे धीरे नरेंद्र मोदी के लिए आसान होती चली जाए। आश्चर्यजनक है लेकिन किंतु यह सच है,
क्योंकि जो जासूसी कांड की परतें खुल रही है उसमें उस वक्त के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की भी जासूसी हो रही थी। चुनाव आयोग में बैठा हुआ वो शख्स जो प्रधानमंत्री मोदी जो जन प्रतिनिधित्व कानून का उल्लंघन करते हुए नजर आ रहे थे और उनके खिलाफ 4 शिकायतें दर्ज हुई थी, उस शख्स यानी अशोक लवासा की भी जासूसी हो रही थी। विपक्ष के नेता के तौर पर राहुल गांधी उस दौर में कौन सी रणनीति चल रहे थे, कौन सी सियासत साध रहे थे, किस विपक्षी दलों के साथ खड़े होना चाहते थे, उसकी भी जासूसी की जा रही थी। और प्रशांत किशोर जो स्ट्रेटेजिस्ट हैं चुनाव को लेकर 2014 में नरेंद्र मोदी के साथ थे, लेकिन 2019 में नरेंद्र मोदी के खिलाफ थे, जासूसी उनकी भी हो रही है। तो बात आज कहां से शुरू की जाए पता नहीं। बात शुरू करते ही हमें वाटरगेट कांड याद आ जाता है। निक्सन की कुर्सी उसी में गई थी 1972, याद कीजिए। उस वक्त निक्सन ने अपने खिलाफ खड़े डेमोक्रेटिक कैंडिडेट की जासूसी करवाई थी। और इस वक्त भी बहुत कुछ वैसा ही है, क्योंकि जासूसी राहुल गांधी की हो रही थी, जासूसी चीफ जस्टिस की हो रही है, जासूसी इस देश में इलेक्शन कमीशन की हो रही है। अशोक लवासा 3 मुख्य चुनाव आयुक्त के अलावे 2 जो चुनाव आयुक्त होते हैं, यानी सुनील अरोड़ा के अलावे सुशील चंद्रा और अशोक लवासा, कुल मिला के 5 शिकायतें उस वक्त अशोक लवासा के पास आई थी, जिसमें एक शिकायत उस वक्त बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को लेकर थी, जिन्होंने जन प्रतिनिधित्व कानून का उल्लंघन किया। उसके अलावे 4 शिकायतें सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी थी, जिसमें एक शिकायत बहुत साफ तौर पर थी कि पुलवामा के आतंकवादी हमले में जो 44 जवान शहीद हो गए, उसमें प्रधानमंत्री ने युवा वोटरों से यह ऐलान किया था कि वह अपना वोट उन शहीदों के नाम दे, जिसे उल्लंघन माना गया। इसके अलावे दूसरी शिकायत राहुल गांधी जो वायनाड से लड़ने गए थे चुनाव, उसमें प्रधानमंत्री के कमेंट थे कि यह बहुसंख्यक देश के भीतर में जहां पर अल्पसंख्यक हैं वहां चुनाव लड़ने गए हैं, इसे भी उल्लंघन माना गया। लेकिन इसके अलावे दूसरे चुनाव आयुक्तों ने इसकी बात को दरकिनार कर दिया गया और यहीं से अशोक लवासा की मुश्किलें शुरू हो गई। उनके फोन टैप होने लगे। सवाल सिर्फ उनके फोन टैप का नहीं है, उनकी परेशानी की स्थिति इससे भी समझी जा सकती है कि चुनाव के तुरंत बाद सितंबर के महीने में उनकी पत्नी को आईटी का नोटिस भी आया था। सितंबर के महीने में, नवंबर के महीने में उनके बेटे जिस कंपनी के डायरेक्टर थे उनको ईडी का नोटिस मिला था फॉरेन एक्सचेंज लॉ के तहत। दिसंबर के महीने में उनकी बहन को आईटी का नोटिस मिला था स्टैंप ड्यूटी के मद्देनजर। और उसके बाद चुनाव आयोग छोड़कर अशोक लवासा एशियन डेवलपमेंट बैंक चले गए, जहां वो अभी काम कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन पर भी सरकार की नकेल, यह सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हमें तुरंत याद यह भी आता है कि इंदिरा गांधी के खिलाफ जो 1971 में रायबरेली का चुनाव हुआ था, उसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ फैसला दिया था। उस फैसले में उन पर जो 2 आरोप लगे थे, इन आरोपों के तुलना में कितने कम संगीन थे या ज्यादा संगीन थे, यह फैसला आप कीजिए। लेकिन उन दौर के इलाहाबाद हाईकोर्ट की कॉपी हमारे पास है, जिसमें उसमें लिखा गया था श्रीमती गांधी को जन प्रतिनिधित्व कानून की धारा 123/7 के अधीन निम्न 2 मुद्दों पर भ्रष्ट साधन अपनाने का दोषी करार दिया गया है। पहला 1 फरवरी तथा 25 फरवरी 1971 को श्रीमती गांधी द्वारा रायबरेली में संबोधित सभाओं के लिए मंच बनाने और लाउड स्पीकरों को बिजली देने के लिए सरकारी अधिकारियों का सहयोग प्राप्त करना है। और दूसरा आरोप 7 फरवरी 1971 से 24 फरवरी 1971 के बीच की अवधि में श्री गांधी के चुनाव प्रचार को आगे बढ़ाने के लिए श्री यशपाल कपूर का सहयोग उपलब्ध किया जाना, जबकि इस अवधि में श्री यशपाल कपूर भारत सरकार की सेवा में एक पंजीकृत अधिकारी थे और प्रधानमंत्री कार्यालय में विशेष अधिकारी के पद पर थे। अब आप कल्पना करने की शुरुआत कीजिए, उस वक्त जो आरोप लगे थे और आज
2019 के वक्त जिन चीजों को परखा जा रहा है उसमें इन आरोपों को लेकर कोई दरवाजा कहां खटखटाता जब इलेक्शन कमीशन तक के हाथ बंधे हुए नजर आते हैं, क्योंकि उन पर जासूसी हो रही थी। और इसी प्रक्रिया में नाम आपके सामने उस वक्त चीफ जस्टिस रहे रंजन गोगोई का लेना पड़ेगा। उनके भी फोन टैप किए गए और जो पूरा सेक्सुअल हरासमेंट का मामला है, दरअसल उस पूरे मामले के इर्द गिर्द का ताना बाना इसी जासूसी फोन टैप से ही जुड़ा हुआ है। क्योंकि ना सिर्फ उनके 2 स्टाफर जो कि कोर्ट के स्टाफर थे, उनके 3 फोन, बल्कि उसके अलावे उस महिला के पति से जुड़े हुए 4-5 टेलीफोन और उनके परिवार के सदस्यों के भी फोन टैप किए जा रहे थे। सवाल था उस पूरे पीरियड के काल में रंजन गोगोई सरकार के साथ ही आपको खड़े नजर आएंगे, चाहे वो फैसला सीधे तौर पर समझिए एक के बाद एक फैसले जो आए थे, उस फैसले की कड़ी में आपके सामने राफेल का किस्सा आएगा, आपके सामने अयोध्या का मसला आएगा, आपके सामने ट्रिपल तलाक का मसला आएगा, आर्टिकल 370 का मसला आएगा, एनआरसी जो असम में लागू किया गया, वो सारे मुद्दों पर और कोई फैसला नहीं दे रहा था, रंजन गोगोई दे रहे थे जो उस समय चीफ जस्टिस थे। ये रंजन गोगोई जब जज हुआ करते थे तो याद कीजिए जनवरी 2018, उस वक्त इन्होंने कहा था डेमोक्रेसी इन डेंजर। उस वक्त चीफ जस्टिस मिश्रा हुआ करते थे, दीपक मिश्रा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। उस वक्त इन्होंने यह सवाल खड़ा किया था, तभी वो निशाने पर थे। और निशाने पर लाने के लिए उसके बाद जो पूरा जासूसी के वक्त का जो फोन कॉल की रिकॉर्डिंग जो निकल कर आई है, वो बहुत साफ तौर पर बताती है कि उसको किस तरीके से उनको अपने अनुकूल किया गया। क्या ये सारे सवाल हैं। इन सवालों के अक्स में सवाल है कि उस दौर में जिस पीरियड में जांच हो रही थी और जो जासूसी हो रही थी, इन दोनों को आपको मिलाकर देखना होगा। राहुल गांधी से जुड़े हुए 9 टेलीफोन नंबर जुड़ते हैं और उसमें खास तौर पर उनके जो ऑफिस का व्यक्ति है अलंकार सवई, उसके भी फोन टैप हो रहे हैं। सचिन राव जो CWC मेंबर है और उनके करीब और उनके कागजात दिखता है जो सबसे करीबी है, इनके भी फोन टैप हो रहे हैं। यानी एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें उसके आगे का नाम आपके सामने निकल कर आएगा प्रशांत किशोर का जो स्ट्रेटेजिस्ट है, और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी, उनके भी फोन टैप हो रहे हैं। इन सारे सवालों के अक्स में हमें लगता है एक बात और समझने की जरूरत है कि जो फोन टैपिंग की जो पूरी परिस्थिति है वो लगभग दिसंबर तक 2019 तक चलती जरूर है, लेकिन सही मायने में यह लोकसभा चुनाव से ठीक पहले तक रहती है। लोकसभा चुनाव 2019 और शुरुआत इसकी होती है यूपी इलेक्शन के तुरंत बाद जो 2017 में हुआ था। इस पूरे काल के भीतर जिन भी लोगों के फोन टैप हो रहे थे, जो भी निगरानी में थे, जिन पर सरकार नजर रख रही थी, सवाल था इस दौर में वह कौन से मुद्दे थे जिनको लेकर जांच हो रही थी। उसमें ध्यान दीजिए, इस वक्त जो देश के गृह मंत्री हैं, उस वक्त बीजेपी के अध्यक्ष थे, उनके बेटे जय शाह की संपत्ति कैसे बढ़ी, इसकी रिपोर्ट फाइल करने वाले पत्रकार के भी फोन टैप होते हैं। इस देश के भीतर में जो बिजनेस करने वाले और गवर्नमेंट के साथ मिले होने वाले लोग हैं, उसमें निखिल मर्चेंट का भी नाम आया, उसमें बिजनेसमैन अजय पिरामल का नाम आया जो कि पीयूष गोयल जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं उनसे जुड़े हुए थे। इस रिपोर्ट को फाइल करने वाले जर्नलिस्ट के भी फोन टैप हो रहे थे। राफेल डील जो कवर कर रहे थे और जो मुख्य तौर पर अखबार में लिख रहे थे, उस वक्त में उनके भी फोन टैप हो रहे थे। इतना ही नहीं, जो सीबीआई की कंट्रोवर्सी हुई थी आलोक वर्मा और राकेश अस्थाना के बीच, और याद कीजिए उस समय आधी रात में जो पूरा ऑपरेशन किया गया था सीबीआई हेडक्वार्टर में, उस पूरे ऑपरेशन की रिपोर्ट करने वाले जर्नलिस्ट के भी फोन टैप हो रहे थे। सुप्रीम कोर्ट के भीतर जब सवाल आया तो सुप्रीम कोर्ट का मसला सिर्फ एक जज और उस वक्त के चीफ जस्टिस से, और चीफ जस्टिस का ही जब आपने फोन टैप करना शुरू कर दिया तो मतलब बहुत साफ है कि सुप्रीम कोर्ट उसके दायरे में है। और उस दौर में जो भी कवर करने वाले जर्नलिस्ट थे सुप्रीम कोर्ट को, उनके दिमाग में जो कॉलेजियम मीटिंग का सवाल उठाते थे, जो डिसिप्लिनरी केसेस को उठा रहे थे, जो जजों को जो हटाए जाने और नियुक्ति को लेकर सवाल उठा रहे थे, उनकी भी फोन को टैप किया जा रहा था। जस्टिस लोया की हत्या और उससे जुड़े या मौत, इन दोनों के बीच जो पत्रकार सवाल उठा रहे थे, उनके फोन भी टैप किए जा रहे थे। यानी इस दौर में सरकार के लिए जो सेंसिटिव स्थिति गवर्नमेंट के अपने आप को लेकर रही,
उन तमाम को उस दायरे में लेकर आया गया और 2019 के चुनाव तक आते आते वो सारे फोन टैप और उसकी पूरी रिपोर्ट सरकार, हालांकि सरकार इससे इनकार कर रही है। इनकार करने के भी दो चेहरों को आपको देखना होगा। एक, आईटी मिनिस्टर ने जिन बात का जिक्र पार्लियामेंट के भीतर किया, उन्होंने कहा हमने ऐसा नहीं किया है और हमने उस कंपनी को भी भेज दी जानकारी और यहां पर भी हम जानकारी भेज रहे हैं कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया है। लेकिन एक शब्द आगे वो और कहते हैं, पार्लियामेंट के भीतर ही आईटी मिनिस्टर। इस आईटी मिनिस्टर का कहना है कि नेशनल सिक्योरिटी के तहत यह जांच की जा सकती है और जैसे ही आप जिस कंपनी ने, जो पेगासस कंपनी है जिसने बनाया और इसको जो मान्यता मिली है, इजराइल की जो फर्म है एनएसओ ग्रुप, उसके जब डॉक्यूमेंट्स देखिएगा तो उसके डॉक्यूमेंट्स बहुत साफ कहते हैं कि हम तो कई देशों की सरकारों को ही ये इक्विपमेंट देते और बेचते हैं।